गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा टॉपिक चल रहा है इन दिनों मार्केट इक्विलिब्रियम एंड प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। तो इसका एक लेक्चर हम कर चुके हैं जिसके अंदर हमने बेसिक कॉन्सेप्ट किए थे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर किस तरह से मार्केट का इक्विलिब्रियम होता है, राइट। तो इसके बाद कुछ फर्दर और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आज हम इस वीडियो के अंदर कर रहे हैं। तो यहां से हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा आज का चेन इफेक्ट ऑफ शिफ्ट इन डिमांड एंड सप्लाई ऑन मार्केट इक्विलिब्रियम। मीन्स कि मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अगर हमारा कुछ भी चेंज आ जाता है डिमांड के अंदर या फिर कुछ भी शिफ्ट आ जाता है हमारा सप्लाई के अंदर, तो उस केस के अंदर हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम कैसा होगा। ठीक है, तो इसमें मेरे दो केस हैं। पहले हम ले रहे हैं कि एक बार हम सिर्फ डिमांड को शिफ्ट करके देखेंगे, दूसरा केस होगा हम सप्लाई को शिफ्ट करके देखेंगे, राइट बेटे। सो पहला हम लेते हैं इंक्रीज इन डिमांड कि अगर हमारी डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या केस होगा। तो इसको लेने से पहले हम ले रहे हैं कि सिंपल सा हम कंसेप्ट ले रहे हैं कि अगर हमारा डिमांड और सप्लाई कैसा शेड्यूल बनता है, कर्व बनता है यहाँ पे। सो हमें पता है कि जो हमारा डिमांड है वो कुछ इस तरह से बनता है, हमेशा डी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है बेटे, हमेशा की तरफ ऐसा ही होता है। प्राइस के साथ इसका कनेक्शन क्या है, नेगेटिव है, तो स्लोप कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो ये मार्केट का क्या है, डिमांड कर्व है। सिमिलर यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक सप्लाई कर्व, राइट। तो ये है मेरा सप्लाई कर्व। तो हमें पता है प्राइस का और सप्लाई का आपस में कैसा रिलेशन होता है बेटे, पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे ही प्राइस बढ़ती है हमारा सप्लाई भी क्या होता है, साथ में इंक्रीज हो जाता है, राइट बेटे। तो यहाँ पे सिर्फ हमने ये चूज किया है कि जहां पे दोनों मीट करते हैं उस जगह के ऊपर हमारा प्राइस डिसाइड होता है। ये तो हो गया लास्ट वीडियो का टॉपिक जो हम अभी कवर कर चुके हैं पहले। ठीक है, ये मार्केट का कर्व है, डिमांड और सप्लाई जहां पे मीट करेंगे वहां पे इंडस्ट्री या मार्केट क्या करती है, रेट डिसाइड कर लेते हैं कमोडिटी का, तो वो पी है। क्लियर। अब हम केस क्या ले रहे हैं कि अगर इन केस डिमांड हमारी बढ़ जाती है, कोई भी रीजन हो सकता है डिमांड के बढ़ने का, तो अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका डायग्राम हम बनाएंगे तो किस तरह हम दिखाएंगे उसको, हम इसको फॉरवर्ड शिफ्ट दिखाते हैं। कहीं भी आप थोड़ा सा लाइन ड्रॉ करोगे और उसका नेम लिखते हो D1, राइट। तो वो D1 क्या है बेटे, यहाँ पे शो करता है कि आपका जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई है। अब हमें देखना ये है कि कितनी इंक्रीज हुई है। पहले जो था हमारा D और S E पॉइंट के ऊपर आपस में मीट कर रहे थे, लेकिन अब डिमांड यहां से नहीं है, अब डिमांड कहाँ है, यहाँ पे है। इसका हम नेम लिख लेते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है Z, नेम रखा है Z, यानी कि E से लेके Z तक का जो गैप आपको नजर आ रहा है दैट इज द एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड के बहुत सारे कॉन्सेप्ट हो सकते हैं कि उस पर्सन की इनकम जो है वो इंक्रीज होगी इसलिए डिमांड बढ़ गई, फैशन में चेंज आ गया, प्रेफरेंस बदल गई है। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो कि हम थ्योरी ऑफ डिमांड के चैप्टर में रीड कर चुके हैं। जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं डिमांड के वो सारे इफेक्ट करते हैं डिमांड को। इसी वजह से क्या होता है, डिमांड प्राइस तो वैसा ही है तब भी हमारी डिमांड शिफ्ट होगी आगे, क्यों, क्योंकि अदर फैक्टर भी इफेक्ट डालते हैं, राइट। तो ये होगी डिमांड इंक्रीज। सो दिस शिफ्ट मीन्स दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ डिमांडेड एट ईच ऑफ द पॉसिबल मार्केट रेट, ये हमारा पॉसिबल मार्केट रेट है। उसी पॉसिबल रेट के ऊपर क्या हो रही है, हमारी डिमांडेड क्वांटिटी जो है, ज्यादा डिमांड की जा रही है क्वांटिटी की। सो ये किस केस को क्रिएट करता है, एक्सेस डिमांड को, राइट। एक्सेस डिमांड का रिजल्ट क्रिएट हो गया। सो बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस डिमांड क्या करना पड़ेगा, प्राइस टेंड टू बी इंक्रीज। क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है ना कि हम कहते हैं कि मार्केट में अगर ज्यादा डिमांड हो रही तो क्या करें, उसको सेट करने के लिए रेट बढ़ाते हैं। यहाँ पे वही चीज है, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, रेट को इंक्रीज करते हैं। और रेट को तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि दोबारा से मार्केट इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। और मार्केट इक्विलिब्रियम में कब आएगी, जब डिमांड और सप्लाई आपस में मीट करते हैं। पहले तो यहाँ पे मीट कर रहे थे, आपस में इक्वल थे, लेकिन अब तो डिमांड शिफ्ट हो गई है। तो नया तो ये डिमांड है ना, अब नए डिमांड को देखेंगे तो नया डिमांड जो है सप्लाई को कहाँ मीट करता है, इस पॉइंट पे। और यहाँ पे प्राइसेस हम बढ़ाएंगे जब तक ये इक्वल ना आ जाए यहाँ पे, तब तक हम उसको इंक्रीज करेंगे। तो जहां पे भी रुक जाएगा, ये मीट कर जाएगा, उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एक नया प्राइस, वो हो जाएगा P1। तो प्रोड्यूसर्स ने क्या किया, रेट इंक्रीज कर दिया। जैसे ही उसने रेट बढ़ाया तो डिमांड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, रेट बढ़ने से डिमांड क्या हो जाती है, कम। तो डिमांड हो जाएगी बैक की तरफ शिफ्ट हो जाएगी।
इसको बोलते हैं बैकवर्ड हो जाना। क्यों? अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो यहाँ पे देखो जरा, मैं यहाँ पे एज्यूम कर लेती हूँ कि मार्केट में 50 डिमांड हो रही है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, प्राइस बढ़ गए, इसलिए डिमांड थोड़ा सा पीछे की तरफ शिफ्ट होगी और एक नए पॉइंट पे आ गई जिसमें गुड्स कितनी बिक रही हैं, अब 40 की लोग डिमांड कर रहे हैं, बिक भी रही है 40 और डिमांड भी कितनी कर रहे हैं, 40 की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि क्या होगी, डिमांड कम। क्यों? रेट बढ़ गया तो डिमांड क्या होगी, कम होगी, बैकवर्ड होगी। अब हम करते हैं कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ता है। सप्लाई डेफिनेटली इंक्रीज होगी क्योंकि प्राइस का और सप्लाई का आपस में पॉजिटिव रिलेशन है। तो सप्लाई कहाँ पे है, पहले इस पॉइंट पे है, क्योंकि सप्लाई को तो हमने आगे फॉरवर्ड करा ही नहीं, इसकी तो एक सिंगल लाइन है ना, तो पहले यहाँ पे थी। अब क्या होगी, प्राइस जैसे ही बढ़े, बहुत सारे प्रोड्यूसर फटाफट अपनी जो स्टॉक रखा हुआ था वो भी बाहर आगे बेचने के लिए, तो सप्लाई क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि उनको बेनिफिट होगा, रेट बढ़े सप्लाई बढ़ी। तो पहले यहाँ पे हम ले लेते हैं कि सिर्फ 30 यूनिट्स की सप्लाई कर रहा था हमारा प्रोड्यूसर, लेकिन जैसे ही रेट बढ़ गए इकोनॉमी के अंदर, साथ ही उन्होंने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया प्रोडक्शन, सप्लाई करना। तो अब कितनी होगी, यहाँ पे सप्लाई बढ़ के 40 होगी, राइट। तो जब तक हमने प्राइस बढ़ाना है, जब तक कि दोबारा फिर से इकोनॉमी मीट ना हो जाए एस और डी, यानी कि एस और डी के जो फोर्सेज हैं उसके ऊपर, हमारी इकोनॉमी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं और नया मार्केट इक्विलिब्रियम स्टैंड कर देते हैं। यहाँ पे नया मार्केट इक्विलिब्रियम क्या बना, E1। अगर आपको पूछा जाए मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ क्या है, क्या इफेक्ट है, तो हम लिखेंगे E1 चेंज होके E1 पे चला गया। और अगर प्राइस इक्विलिब्रियम क्या है तो वो P से P1 पे चला गया। अगर क्वांटिटी की बात करें तो ये हमारा था Q और ये था हमारा Q1 और ये हमने लिया है Q2। तो हमने ले लिया कि पहले जो था वो कौन से पॉइंट पे था, Q2 पे था, अब शिफ्ट होके कहाँ चला गया, Q1 पे चला गया, राइट। तो इस तरह से ये क्या हो गया, क्वांटिटी इक्विलिब्रियम। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा फर्स्ट बेटे, जिसमें हम लेते हैं कि इंक्रीज इन डिमांड। सेकेंड हम बात करेंगे डिक्रीज इन डिमांड के केस में। सो अगर हमारी डिमांड जो है वो डिक्रीज होती है तो उसका डायग्राम कैसे बनाएंगे, उससे पहले हम मार्केट का एक कर्व बनाते हैं। डी बना दिया, एस बना दिया मैंने यहाँ पे, जहाँ पे मीट करते हैं वहां पे इक्विलिब्रियम है हमारी मार्केट का, यानी कि अभी तो हमारी मार्केट इक्विलिब्रियम में चल रही है और उसके अकॉर्डिंगली पी रेट जो है वो डिसाइड किया है कमोडिटी का, राइट। और क्वांटिटी कितनी ले रहे हैं हम, क्यू, क्लियर। तो इतनी क्वांटिटी हम परचेज कर रहे हैं इस रेट के ऊपर, ओपी रेट के ऊपर। अब हम बात करें कि अगर डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीज करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा बैकवर्ड शिफ्ट करके दिखाना पड़ेगा, किसको बेटे, अपने डी को, ठीक है। डी का मतलब हो गया डी डैश हमने यहाँ पे दे देंगे या फिर D1 लिख देंगे। तो ये क्या हो गया हमारा नया वाला डी। तो नए वाले डी से क्या इफेक्ट पड़ेगा, आपको ध्यान से देखना है बेटे, क्या क्या मैं यहाँ पे कर रही हूँ चेंजेस। तो अगर हमारी डिमांड डिक्रीज हो जाती है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो क्या बोलेंगे हम। सो इस शिफ्ट से हमें क्या पता लगा कि जब ये शिफ्ट हो जाती है, पहले हमारा कौन से पॉइंट के ऊपर था बेटे, हम यहाँ पे ई पॉइंट के ऊपर थे जब हमारा डी और एस आपस में मैच कर रहा था, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कहाँ पे शो करेंगे कि कितना डिक्रीज हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक डिक्रीज हुआ है ना, तो इसको हम जेड लेते हैं, यानी कि ये जो पोर्शन आपको नजर आ रहा है ई से लेके डी तक का, तो इतनी हमारी डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया। सो दिस शिफ्ट मीन्स दैट द स्मॉलर क्वांटिटी इज डिमांडेड। अब पहले इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे, अब हम सिर्फ इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं एट द पॉसिबल रेट, जो भी रेट हमें गिवन है। सो दिस इज द केस ऑफ एक्सेस सप्लाई। अब हमें समझ में आ गया कि लोग कम परचेजिंग कर रहे हैं बट प्रोड्यूसर के पास तो स्टॉक है ना, सप्लाई ज्यादा है, तो ये कौन सा केस क्रिएट होता है, एक्सेस सप्लाई का। सो रिमूव द एक्सेस सप्लाई, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर विल हैव टू फॉल द रेट्स, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टेंड टू रिड्यूस द रेट। अब उसको पी से थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि लोग जो है वो परचेजिंग कम कर रहे हैं, जैसे ही हम रेट डाउन करेंगे लोग फटाफट परचेजिंग करेंगे, राइट। तो ई पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको उसी तरह से एरो के साथ लेके जाएंगे कि प्रोड्यूसर धीरे धीरे जो है वो प्राइस कम करेंगे, और प्राइस तब तक कम करेंगे जब तक कि दोबारा नया वाला डी और एस के साथ मैच नहीं कर जाता। यहाँ पे इस पॉइंट पे मैच कर रहा है तो इस पॉइंट तक वो रिड्यूस करेगा अपने प्राइसेस को, और नया जो है प्राइसेस हमने रख दिया P1। और जैसे ही मार्केट में रेट गिरे तो डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ा, पहले डिमांड कितनी थी, डिमांड हमारी हो रही थी यहाँ पे, जब हमारी डिमांड कम हो गई थी तो Q1 के ऊपर थी, पहला हमने क्यू लिया है, यहाँ पे Q1 ले रहे हैं, ठीक है। और जिस तरह से रेट बढ़ाए, रेट कम हुए, फटाफट लोगों ने क्या कर दिया, परचेजिंग करनी शुरू कर दी। अब हमारी जेड पॉइंट पे आ गई थी ना परचेजिंग बेटे डिमांड, तो अब क्या हो जाएगी, रेट कम होने से थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लार्ज करके दिखाना चाहूंगी कि मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा क्या कर रहे हैं बेटे,
एरो मैंने यहाँ पे लगाया है, जेड से इधर की तरफ हम आगे जा रहे हैं। आगे जाने का मतलब डिमांड पहले क्यू थी, अब डिमांड जो है वो थोड़ी बढ़ गई। कितनी? यहाँ से एरो लगा के मैं बताती हूँ, ये होगी Q2, मैंने इसको नाम दे दिया, राइट। तो ये होगी हमारी, यहाँ से यहाँ तक डिमांड बढ़ गई। जैसे ही रेट हमारे फॉल होते हैं, प्रोड्यूसर जो है वो परचेजिंग कम करना सेलिंग जो है वो कम करता है, क्योंकि उसको बेनिफिट नहीं मिलता, प्रॉफिट उसका मार्जिन कम हो जाता है। तो वो जैसे ही रेट डाउन होंगे वो क्या करेगा, अपनी सप्लाई भी कम कर देगा। सप्लाई कहाँ पे थी? ई पॉइंट के ऊपर, क्योंकि सप्लाई पहले भी ई थी, राइट। ये तो यहाँ पे जेड से हम लेके आए, क्योंकि जेड में चेंज आया था ना। जेड क्या कैसे चेंज आया? डी हमारी नई शिफ्ट होगी ना, तो डी यहाँ पे डिमांड हमारी ई से यहाँ तक चली गई थी, बैकवर्ड हो गई थी। लेकिन ई क्या है? यहीं पे क्रिएट है, क्योंकि यहाँ पे एस जो है वो डी से मीट करता है। तो सप्लाई यहाँ से अब इंक्रीज होके आगे की तरफ आएगी। हमने यहाँ पे एरो दिखा दिया, इस पॉइंट तक आएगी, जिसका नाम लिख दिया हमने के। तो ये जो हमारी सप्लाई थी पहले क्यू थी, अब उसने कम करके कितना कर दी? Q2। क्यों? प्रोड्यूसर ने सप्लाई इसलिए कम कर दी क्योंकि मार्केट में रेट कम हो गई। क्योंकि ये जब भी रेट का इंक्रीज या डिक्रीज होता है बेटे, दोनों के ऊपर इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि प्राइस जो है वो प्रोड्यूसर को भी इफेक्ट करता है, प्राइस जो है वो कस्टमर को भी इफेक्ट करता है। सो इसीलिए दोनों के ही हमने इफेक्ट बताना है। कस्टमर के लिए बेनिफिट है, वो डिमांड बढ़ाएगा, प्रोड्यूसर के लिए लॉस होता है प्राइस कम होना, तो वो कम कर देगा। और कहीं ना कहीं जाके वो एक पॉइंट पे मीट करते हैं, जहां पे हम एक नया जो है इक्विलिब्रियम स्टैंड अप कर सकते हैं, जिसको हमने लिखा है E1। क्लियर बेटे? तो ये दो कंसेप्ट है कि अगर मार्केट में डिमांड आपकी फॉरवर्ड हो जाती है या फिर लेस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, सो बेटे सेकंड केस में हम लेते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज इन सप्लाई ऑन द मार्केट इक्विलिब्रियम, कि अगर सप्लाई में चेंज आता है, कौन सा चेंज? या तो इंक्रीज हो जाती है सप्लाई या डिक्रीज, दोनों ही कॉन्सेप्ट हो सकते हैं। तो उसका मार्केट के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ता है? इक्विलिब्रियम मतलब जहां पे एस और डी आपस में मैच करते हैं, उस पॉइंट को हम ई बोलते हैं। ई मतलब मार्केट का इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसी के इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंगली हमारा रेट डिसाइड होता है। तो हमने यहाँ पे किया है कि अगर इंक्रीज इन सप्लाई पहला केस है, तो ये हमारा मार्केट का इक्विलिब्रियम है। लेकिन अगर हमारी सप्लाई बढ़ जाती है बेटे, सप्लाई हम यहाँ पे फॉरवर्ड शिफ्ट करेंगे, तो कुछ इस तरह से आगे की तरफ हमें लेके जाना पड़ेगा अपने डायग्राम को, ठीक है। ये मैंने नया एसएस बनाया है, ये हो गया हमारा S1। और यहाँ पे रॉन्ग नहीं करना, बच्चे सोचते हैं कि इसको नीचे की तरफ शिफ्ट किया, इट मीन्स यहाँ पे सप्लाई डाउन हो गई। बेटे जब भी आप इस तरफ फॉरवर्ड शिफ्ट करोगे राइट हैंड साइड में, तो वो चीज क्या होती है? इंक्रीज होती है। सेम अगर हम डिमांड भी लेते हैं, तब भी हमने इसके राइट साइड में ही शिफ्ट करना है, तो वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और इसी तरह सप्लाई को आगे की तरफ दिखाना है, आगे उसके राइट में, ताकि वो क्या शो हो? इंक्रीज इन सप्लाई। बहुत सारे फैक्टर हैं जिसकी वजह से सप्लाई बढ़ जाती है। ये थ्योरी ऑफ सप्लाई के चैप्टर में हमने किया था, राइट। तो इसी तरह से अगर सप्लाई बढ़ गई तो कितनी बढ़ गई, ये चेक करने के लिए हम इस पॉइंट को ई को आगे यहाँ से लेके जाएंगे, क्योंकि पहले इस सप्लाई कहाँ पे है? इस पॉइंट पे है, डी भी इस पॉइंट पे है, सप्लाई भी इस पॉइंट पे है। अब सप्लाई आगे जाके कहाँ होगी? जेड पॉइंट पे ऊपर शो हो गई। ये बन गया हमारा डिफरेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी सप्लाई का गैप जो शो हो रहा है, ये इसी वजह से क्रिएट हुआ, क्योंकि सप्लाई क्या होगी? इंक्रीज होगी। जैसे ही एक हमारे मार्केट के अंदर सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, तो उस टाइम हमें क्या करना पड़ता है? ये शिफ्ट हमें क्या दिखाता है? दिस इज द एक्सेस सप्लाई, ठीक है। तो एक्सेस सप्लाई से क्या करना पड़ेगा? प्राइस टेंड टू फॉल। तो यहाँ पे प्राइसेस को गिराना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई चीज खरीदने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सप्लायर के पास एक्सेस स्टॉक, एक्सेस सप्लाई पड़ी हुई है, तो प्रोड्यूसर को फोर्सफुली क्या करना पड़ेगा? रेट्स को डाउन करना पड़ेगा। और तब तक रेट को डाउन करता रहेगा जब तक कि दोबारा जो है नया वाला एस के साथ डी मैच नहीं कर जाती। इस पॉइंट पे वो मीट कर रहा है, तो ये हमारा रेट बन जाएगा जहां पे भी वो ब्रेक लेगा, P1, ठीक है। जैसे हम डायग्राम अभी कर चुके हैं बेटे डिमांड का, सेम वैसा ही है। तो वो तब तक क्या करेगा? उसको फॉल करेगा। आपको इतना ध्यान में रखना है कि किस टाइम आपको प्राइसेस को फॉल करना है, किस टाइम राइज करना है। ये सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि मार्केट की सिचुएशन कैसी है। अगर स्टॉक हमारे सप्लाई के पास ज्यादा है, बिक नहीं रहा, तो क्या करते हैं? नॉर्मली प्रोड्यूसर से रेट कम करके ये चीज को बेचेंगे, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि रेट कम हो गई, चीज अब बिकना शुरू हो जाएगी। जैसे ही रेट डाउन हुए, ये डिमांड के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? डिमांड कहाँ पे है? ई पॉइंट के ऊपर। साथ ही साथ डिमांड अब बढ़ जाएगी। यहाँ पे एरो के साथ आपको दिखाना है कि डिमांड कब तक, कहाँ तक चलेगी? इस पॉइंट तक चलेगी। पहले से अगर हम 10 यूनिट ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप चेक कर लेना, 20 लिख सकते हो। अपनी कॉन्सेप्ट को ईजी करने के लिए आप यहाँ पे डेटा लिख सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हम पहुंच गए। इसी तरह से रेट कम हुए तो साथ ही साथ सप्लायर क्या हो जाते हैं? उनको नेगेटिव इफेक्ट लगता है, उनको सप्लाई क्या होगी? थोड़ी सी उनकी कम हो जाएगी। हाँ, ये समझ में आता है कि वो अपने रेट कम करेंगे तभी सप्लाई बढ़ेगी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा? रेट के कम होने से
कुछ प्रोड्यूसर्स की सप्लाई जो है वो डाउन भी होती है रेट के डाउन होने से, ठीक है। तो ये हो गया नया पॉइंट हम लेते हैं, इसको नाम रख देते हैं हम E1, यानी कि नया इक्विलिब्रियम क्या है, E1 के ऊपर हमारा मार्केट जो है वो स्टैंड करती है। जिस तरह से बेटे मैं कॉन्सेप्ट को बोल रही हूँ सेम एज इट इज आपको इसकी एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। नीचे आप एज इट इज ही लिखोगे कि सप्लाई डिमांड मीट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द मार्केट इक्विलिब्रियम, और उसी के सामने क्या बन जाता है, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस सेट हो जाता है। फिर हमारी डिमांड क्या हो जाती है, इट शिफ्ट टू द फॉरवर्ड, ठीक है। तो इसी से हमारा नया जो है वो S बनता है एंड द E to Z, दिस इज द कॉल द एक्सेस सप्लाई। सो इस तरह से आप पूरे कॉन्सेप्ट को जो है एक्सप्लेन भी करोगे डायग्राम बनाते हुए, ठीक है बेटे। और इसी को हम नेक्स्ट में लेते हैं कि अगर हमारी सप्लाई जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यहाँ पे हमारा E है और मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ कि बैकवर्ड शिफ्ट हो गया, तो मतलब सप्लाई क्या होगी, कम होगी, राइट। तो हमने यहाँ पे लिया है S1, पहले हमारा P पॉइंट पे था और E इक्विलिब्रियम मार्केट का था, लेकिन बहुत सारे रीजन की वजह से हमारी सप्लाई बैकवर्ड होगी, यानी कि इतना बैक होगी, इसका नाम हमने ले दिया Z। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये गैप जो आपको नजर आ रहा है ये हो गया आपकी सप्लाई बैक का मतलब डिक्रीज होगी। जैसे ही सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होना मतलब शॉर्टेज ऑफ सप्लाई ना, कि आप मार्केट में नहीं दे पा रहे हो, यानी कि कमी होगी। यहाँ पे था एक्सेस सप्लाई, था स्टॉक था प्रोड्यूसर के पास, यहाँ पे नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, मार्केट की तो लोग डिमांड कर रहे हैं, तो मार्केट में अगर डिमांड ज्यादा हो रही है तो फिर उस केस में क्या करता है हमारा प्रोड्यूसर, रेट्स को अप कर देगा ताकि लोग थोड़ा कम परचेसिंग करना शुरू करें और स्टॉक मैनेज हो जाए, क्योंकि उसके पास सप्लाई करने के लिए नहीं है, सप्लाई क्या होगी, डिक्रीज होगी। सो रेट को तब तक इंक्रीज करेगा जब तक कि दोबारा डी और नया वाला एस आपस में मीट नहीं कर जाता। जब मीट कर जाएगा वहां पे वो प्राइसेस रोक देगा और वो बन जाएगा हमारे मार्केट का नया प्राइस, जिसको बोलते हैं प्राइस इक्विलिब्रियम, राइट। प्राइस के बढ़ने से इफेक्ट ये होता है कि हमारा जो प्रोड्यूसर है वो रेट देखते ही क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ा देगा। यहाँ पे सप्लाई पहले E पॉइंट पे थी, Z पॉइंट पे थी, अब क्या हो जाएगी, थोड़ा इंक्रीज होके ऊपर की तरफ चली जाएगी। ये है D की लाइन, D हमारा E पॉइंट पे था, ठीक है। तो जैसे ही हमें पता लगा कि रेट बढ़ गई हैं, सब डिमांड साथ साथ कम हो जाएगी। यहाँ पे बेटे आपको कंफ्यूज नहीं होना, एरो दिखाने का मतलब ये है कि आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे कि डिमांड कहाँ पे है, E पॉइंट पे, आप यहाँ पे लिख के देखो कितने हैं, सपोज कर लो 50 है। जैसे ही रेट अप हुआ आप बैक की तरफ शिफ्ट हो गए, तो ये नया पॉइंट, इस पॉइंट पे रुक जाते हो डिमांड करना, यानी कि आपने क्या कर दी, अब 40 की डिमांड कर रहे हैं मार्केट में, डिमांड क्या होगी, कम। तो रेट बढ़ने से डिमांड कम होती है, रेट बढ़ने से सप्लाई बढ़ती है, राइट। तो इस पॉइंट के ऊपर एक नया इक्विलिब्रियम बनता है जिसको बोलते हैं नया मार्केट इक्विलिब्रियम E1। क्लियर बेटे, ये होता है कि आपको कॉन्सेप्ट था कि इफेक्ट बताना था कि चेंज इन सप्लाई का मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या फर्क पड़ता है और चेंज इन डिमांड का क्या फर्क पड़ता है। तो हमने बहुत कंसेप्ट कर लिए, इंक्रीज का भी दिखा दिया और साथ में डिक्रीज का भी दिखा दिया। बेटे एक टॉपिक हम बुक के ऊपर करने वाले हैं, वो है कि व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, और दूसरा क्या है, व्हेन सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज परफेक्टली इनइलास्टिक, राइट। तो इसमें परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक का मतलब क्या होता है। इलास्टिक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा चेंज आ जाता है, प्राइस को हमने चेंज भी नहीं किया तब भी हमारी सप्लाई में बहुत सारा चेंज आ रहा है। यहाँ पे होता है इनइलास्टिक कि हमारी जो प्राइसेस है वो हमने चेंज कर दिया तब भी सप्लाई हमारी क्या है, बिल्कुल भी हिल नहीं रही है, उसी पॉइंट पे ऊपर है जहां पे पहले थी, यानी कि इनइलास्टिक। सो हम दोनों ही पॉइंट यहाँ पे ले रहे हैं। यहाँ पे हम लेंगे कि सप्लाई का केस, तो सप्लाई वाले केस में हम लेते हैं व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, जब हमारी सप्लाई जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है, ठीक है। सो इंक्रीज एंड डिक्रीज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट कॉज एनी चेंज इन इट्स प्राइस इन केस ऑफ सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। और इस केस में बेटे हमें डिमांड को चेंज जरूर दिखाना है। हमारा टॉपिक ऐसा आएगा कि चेंज इन डिमांड एंड फाइंड आउट द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस। तो नया इक्विलिब्रियम प्राइस बताना है जब हमारा डिमांड में चेंज आता है, ठीक है। लेकिन सप्लाई जो है वो क्या रहेगी, इलास्टिक। तो आपको बताना है, और दो केस हैं, या तो इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक। तो हम लेंगे कि सप्लाई में तो इलास्टिक रहेगी लेकिन डिमांड क्या होगी, हमारी चेंज होगी। तो डिमांड दो तरीके से चेंज होती है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंपल पहले क्या लिया, यहाँ पे डी ले लिया। अब नॉर्मली हम क्या कहते हैं, यहाँ पे डी लेके इस तरह से एस बनाते हैं, राइट। ये हो गया हमारा सप्लाई और इस जगह पे हमारा इक्विलिब्रियम होता है। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर हमने ले लिया कि आपको सप्लाई को क्या दिखाना है, इलास्टिक दिखाना है। इलास्टिक होता है बिल्कुल हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन। अगर आपने थ्योरी ऑफ सप्लाई के टॉपिक के अंदर वो डिग्रीज की होंगी तो उसमें आपने देखा होगा
कि हमने 5 तरह की डिग्रीज की थी थ्योरी ऑफ सप्लाई में, जिसमें हमने दिखाया था कि अगर सप्लाई इलास्टिक है तो इस तरह से शो करना है हॉरिजॉन्टल लाइन, अगर हमारी जो सप्लाई है वो इनइलास्टिक है तो उसको कैसे शो करेंगे हम, वर्टिकली लाइन। ओके, तो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि सप्लाई जो होगी हमारी क्या होती है कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो ये हो गया इलास्टिक। इसमें हमें कैसे समझाया कि ये लाइन इलास्टिक ही है, क्योंकि प्राइस हमारे स्टेबल है, तब भी हमारी सप्लाई कभी क्यू हो जाती है, कभी Q1 हो जाती है, कभी और भी ज्यादा बढ़ सकती है, और कभी हो सकता है जीरो ही हो जाए और भी कम हो जाए। तो रेट वही है लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशंस आ रहे हैं हमारी सप्लाई के अंदर, दैट इज कॉल्ड द इलास्टिक सप्लाई। इसीलिए हमने क्या बनाया है, हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया। ये हो गया हमारा एस, और डी को एज इट इज बनाना है। एस को इसके बजाय स्ट्रेट लाइन कर दिया ना हमने, और डी को हमने एज इट इज बनाना है। तो ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम, क्योंकि केस हमारा क्या आएगा कि सप्लाई को इलास्टिक दिखाओ और डिमांड को चेंज करके दिखाओ। तो हमने डिमांड को चेंज किया ई पॉइंट के ऊपर। अब अगर डिमांड किसी भी वजह के कारण इंक्रीज हो जाती है तो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगी। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, पहले डायग्राम्स में हमें प्राइसेस को अप या डाउन करना पड़ता था, लेकिन इस केस में क्या है, कुछ भी नहीं चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फिर से नया वाला डी एस के साथ मीट कर गया और हमें सिर्फ आगे की तरफ अपना इक्विलिब्रियम दिखाना है, दैट इज कॉल्ड E1, जिसको हम इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई प्राइसेस चेंज नहीं होंगे क्योंकि प्राइस तो पहले भी चेंज नहीं था, सप्लाई ही आगे पीछे बढ़ रही है, कभी ज्यादा होगी कभी कम हो जाती है, बट डिमांड जो है अगर हमारी चेंज हो जाती है तब भी प्राइसेस में कोई अप डाउन हमें करना नहीं है, सिर्फ इक्विलिब्रियम चेंज होगा। सेम हमारा केस आता है डिक्रीज अगर हो जाता है तो सेम वही इलास्टिक, अगर डिमांड तो सेम है, इलास्टिक है, लेकिन डिमांड को क्या कर दिया हमने, कम कर दिया, तो डिमांड के डिक्रीज होने से क्या होगा, सिर्फ ई जो है वो नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जिसको हमने लिख दिया E1 या E2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारा सिर्फ क्या दिखाएगा, क्वांटिटी के ऊपर फर्क दिखाएगा। लोग पहले क्यू क्वांटिटी की डिमांड कर रहे थे और अब क्या है, Q2 क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड कम होगी, क्योंकि ये हमें ऊपर ही लिखा है कि डिक्रीज इन डिमांड, तो डिमांड अब E से E2 तक शिफ्ट हो गए, नया इक्विलिब्रियम हमारा क्या बन गया मार्केट का, E2। और यहाँ पे ये क्या लाइन शो कर रही है कि सप्लाई तो वैसे के वैसे ही है, क्यों, सप्लाई जो है वैसे की वैसे नहीं है, सप्लाई बहुत ज्यादा इलास्टिक है, प्राइस वैसे की वैसे है, उस प्राइस के ऊपर या तो कोई बंदा 0 चीजें ले रहा है और यहाँ हो सकता है 100 लेने लग जाए, सेम केस है सप्लाई का, लेकिन डिमांड को हमने एक बार इंक्रीज और एक बार डिक्रीज दिखाना है। सेकेंड क्या लेना है हमने, इनइलास्टिक का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे हम लेते हैं कि व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक, तो इन दिस सिचुएशन सप्लाई को तो कांस्टेंट रखना है बट इंक्रीज और डिक्रीज दिखाना है डिमांड के अंदर। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि चेंज इन कॉजेज अ चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि आपकी प्राइसेस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है या इक्विलिब्रियम कैसा रहता है, राइट। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पे कि अगर हमारी परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई है, परफेक्ट इलास्टिक का मतलब इस तरह से, रेट पहले 10 रुपए थे तब भी सप्लाई कितनी थी हमारी, 40 लगा लो, रेट बढ़ के हमारे 15 हो गए हैं तब भी सप्लाई कितनी है, 40 है, रेट बढ़ के हमारे 30 हो गए हैं तब भी सप्लाई हमारी कितनी है, 40 है। इट मीन्स कि सप्लाई तो हमारी हिल ही नहीं रही है, इट इज इनइलास्टिक। इनइलास्टिक मतलब जिसमें बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबल और इनइलास्टिक मतलब बिल्कुल भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इट इज रिमेन कॉन्स्टेंट इन एवरी रेट ऑफ द मार्केट, हर एक रेट के ऊपर वो सेम है, 40 40 एंड 40। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है बेटे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब हम डी को यहाँ से कट करते हैं, तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, क्रैमिंग करते हैं कि मैम हमेशा ऐसे ही बनता है और हमेशा डी जो है वो ऐसे ही बनता है। बेटे आपको सिचुएशन देखनी पड़ेगी, अगर ऐसे नॉर्मल है तो सिंपल आप ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर आपका इलास्टिक इनइलास्टिक दिखाया है तो आप स्ट्रेट लाइन बनाओगे, इसको क्या कर दोगे, स्ट्रेट लाइन बनाओगे, फिर उसमें से डी को कट करके दिखाओगे कि आपका डी कितना है, सॉरी ये एस हो गया और साथ में डी कैसे दिखाओगे आप, कुछ इस तरह से। एक मिनट बेटे, यहाँ पे हम दोबारा बनाते हैं कि आपका यहाँ पे स्टैंडिंग है एस, राइट, और यहाँ पे डी कैसे कट करो, ये डी है, तो इस तरह से बन जाएगा, इसीलिए हमने यहाँ पे डी बनाया है। और ये क्या हो गया, यहाँ पे हमारा ई पॉइंट के ऊपर हमारा प्राइस डिसाइड हुआ है। लेकिन अगर इंक्रीज इन डिमांड, इन्होंने बोला ना इंक्रीज करके या डिक्रीज करके दिखाओ, तो हमने इंक्रीज इन डिमांड करके दिखाया, तो यहाँ पे क्या फर्क पड़ा कि E1 शिफ्ट होके ऊपर हो गया, क्यों, क्योंकि E जो था वो E1 बन गया, नया D पुराने S के साथ दोबारा मीट करेगा, उसी जगह पे प्राइस जो है वो डिसाइड होते हैं। अब यहाँ पे P1 प्राइस जो है वो डिसाइड हो गया, तो ये मार्केट का रेट है। अगर सिचुएशन क्या होगी, इनइलास्टिक सप्लाई होगा। सेम अगर हमारा इनइलास्टिक सप्लाई को एज इट इज रखो, प्राइस हमारा E पे था, अगर डिमांड गिर जाती है
तो क्या होगा, रेट्स के ऊपर फर्क पड़ेगा। रेट क्या हो जाएंगे हमारे P2, तो रेट हमारा डाउन हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारा इनइलास्टिक के केस में हमारा डी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अब वन थिंग मोर जो आपको लर्न करनी है, आपको समझनी है, क्या इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये चीज समझने वाला, कि जब यहाँ पे हम रेट्स को डिमांड को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, नॉर्मली बच्चे इस चीज को मिस कर जाते हैं। डिमांड थी पहले, यहाँ पे डिमांड क्या होगी बेटे अब इंक्रीज। जब हमारी डिमांड इंक्रीज होगी साथ में हमारे प्राइसेस भी इंक्रीज होंगे। तो आपने सोचा है कि डिमांड का प्राइस का आपस में जो रिलेशन है वो तो नेगेटिव रिलेशन है। यहाँ पे डिमांड भी बढ़ गई है और प्राइस भी बढ़ गए हैं। हाउ कैन इट पॉसिबल? दोनों के बीच में ऐसा रिलेशन था ही नहीं। तो ये कैसे पॉसिबल होता है कि डिमांड भी बढ़ गई है और साथ में प्राइस भी बढ़ गई। यहाँ पे डिमांड को हमने डिक्रीज किया, साथ में प्राइसेस भी डिक्रीज हो गए। तो ये जो चीज है आपको समझनी जरूरी है। ठीक है, ये क्या होता है मैं अभी बताती हूँ आपको। मार्केट के अंदर दो चीजें होती हैं बेटे, एक होता है प्राइस, एक होता है डिमांड, राइट। तो जब भी हम प्राइस को अगर पहले लेके चलते हैं कि प्राइस अगर बढ़ते हैं, प्राइस अगर राइज हो जाते हैं किसी भी कमोडिटी के, तो उसकी डिमांड क्या होती है, हमेशा फॉल होती है। प्राइस अगर फॉल हो जाते हैं तो डिमांड क्या हो जाती है, राइज हो जाती है। ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपने अच्छी तरह से माइंड में सेट कर लिया है। ठीक है, तो आप इसको ये इस तरह से बोलते हो कि प्राइस और डिमांड का आपस में कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। इसी एंगल से बोलती हूँ। अब हम इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं। अगर डिमांड हम बात कर रहे हैं तो डिमांड और प्राइस का कैसा होगा रिलेशन। तो डिमांड को अगर हम पहले डिमांड अगर बदलती है, यहाँ पे हम ले रहे थे प्राइस अगर चेंज होता है तो डिमांड हमारी कम होती है। अगर डिमांड हमारी पहले चेंज होती है मार्केट के अंदर, क्योंकि सिचुएशन है ना, किसी भी अदर फैक्टर की वजह से हो सकता है डिमांड में फर्क आ जाए। प्राइस तो हमने कुछ नहीं किया लेकिन डिमांड हमारी बढ़ गई है। तो डिमांड अगर ज्यादा हो गई है तो क्या होगा, रेट्स उस चीज के प्रोड्यूसर को कम करने पड़ेंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम प्रोड्यूसर्स के अकॉर्डिंगली चलेंगे या क्या, यहाँ पे डिमांड के अकॉर्डिंगली चलेंगे। जैसे ही मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो क्या सिचुएशन आती है, प्रोड्यूसर्स को साथ ही साथ रेट्स को भी अप करना पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतना स्टॉक ही नहीं है, राइट। तो प्रोड्यूसर्स प्राइस कम नहीं करेगा, उल्टा प्राइस को इंक्रीज करेगा। डिमांड अगर पहले इफेक्ट लेती है तो उसका इफेक्ट प्राइस के ऊपर कैसा रहेगा, पॉजिटिव। डिमांड अगर कम हो जाती है तो कोई खरीदने वाला नहीं है, प्रोड्यूसर्स को फोर्सफुली डिमांड के देखते हुए प्राइसेस को भी डाउन ही करना पड़ता है, क्योंकि कोई चीज ले नहीं रहा है मार्केट में। अब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, पॉजिटिव। तो यहाँ पे आपको इस चीज का इफेक्ट रखना है। जब भी इस चैप्टर के डायग्राम्स आप ड्रॉ करोगे वहां पे बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि प्राइस का और डिमांड का रिलेशन कैसा है। अगर आपको ये चेक करना है प्राइस और डिमांड का रिलेशन कैसा है तो नेगेटिव, डिमांड और प्राइस का रिलेशन कैसा है तो वो पॉजिटिव, सिंपल। तो इसी तरह से सप्लाई का जो हमने कर्व बनाने हैं, सप्लाई को लेके और प्राइस को लेके भी हमें चलना है। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसा है, प्राइस अगर बढ़ते हैं तो साथ ही साथ सप्लाई भी बढ़ती है, प्राइस अगर कम होते हैं तो सप्लाई भी कम होती है, राइट। तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है, आपके अकॉर्डिंगली पॉजिटिव रिलेशन है, राइट। लेकिन अगर यही सिचुएशन हम सप्लाई को पहले चेंज करें, यहाँ पे प्राइसेस को हम पहले फैक्टर ले रहे थे कि इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस के अंदर चेंज आया, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि सप्लाई के अंदर चेंज आया है, तो उसके देखते हुए प्राइस में क्या चेंज आएगा। तो अगर सप्लाई हमारी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। अगर सप्लाई हमारी डिक्रीज हो जाती है तो प्राइसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज, क्योंकि इनके बीच में अब कैसा रिलेशन हो जाएगा, नेगेटिव। क्यों, पहले इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन था। तो इसीलिए अगर आपको बताना हो प्राइस और सप्लाई का रिलेशन कैसा है तो यू कैन कॉल पॉजिटिव रिलेशन। और अगर सप्लाई बदलने से प्राइस के साथ कैसा रिलेशन है तो नेगेटिव। क्यों, सप्लाई बढ़ गई, सप्लाई बढ़ी तो अब तो कोई पर्सन जो है वो खरीदने के लिए तैयार ही नहीं है, स्टॉक ज्यादा है हमारे प्रोड्यूसर के पास, अवेलेबल ज्यादा है, तो उसको फोर्सफुली प्राइस को डाउन करना पड़ेगा अगर उसको चीज बेचनी है तो। सिंपल, अगर सप्लाई कम है तो क्या करेगा, उसके पास बेचने के लिए नहीं है, लोग डिमांडिंग है लेकिन वो नहीं, उसके पास सप्लाई नहीं है, तो प्राइस को बढ़ा देगा ताकि उस मार्केट की डिमांड को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि सप्लाई तो है नहीं। तो ये सिचुएशंस होती हैं बेटे, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आपको समझना है कि डायग्राम में ऐसा कंसेप्ट क्यों आता है। इसीलिए वैसे जो डायग्राम हमने बनाया था, जैसे ही डिमांड इंक्रीज होती है प्राइसेस बढ़ जाते हैं, जैसे ही डिमांड डिक्रीज हुई, यहाँ पे डिमांड को पहले हमने लिया है, तब प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, सेम, डिमांड डिक्रीज हुई प्राइसेस भी डिक्रीज हुई।
बेटे सेम यहाँ पे वही कंसेप्ट आएगा हमारा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। एक बार जस्ट बताती हूँ, आप इसको खुद करोगे टॉपिक को। चेंज इन सप्लाई बताना है, इक्विलिब्रियम प्राइस कैसा बनेगा कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर। अब हमें क्या बनाना है कि डिमांड अगर इलास्टिक है तो, या डिमांड अगर इन इलास्टिक है तो, दो केसेस में है, बट आपको चेंज दिखाना है सप्लाई के अंदर, तो हम चेंज दिखाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर डिमांड इलास्टिक है तो वो भी इस तरह से लिख दोगे। वहां पे हमने सप्लाई लिखा था, यहाँ पे हम डिमांड वर्ड लिखेंगे। तो पहले हमारी सप्लाई मीट कर रही थी ए पॉइंट पे, अब हमने सप्लाई को क्या किया, इंक्रीज करके दिखाना है, तो आगे की तरफ फॉरवर्ड किया और नया इक्विलिब्रियम बन गया E1। सिमिलर यहाँ पे भी अगर आप डिमांड को, सप्लाई को डिक्रीज करते हो तो एक नया इक्विलिब्रियम बन जाएगा बैकवर्ड शिफ्ट E से E1। ये तो हो गया आपका इलास्टिक वाला केस, जिसको आप अच्छे से फिर आप अपने तरफ से बना के देखोगे। और अगर आपकी डिमांड जो है वो इन इलास्टिक है, इलास्टिक को छोड़ के इन इलास्टिक है, तो सेम अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, वर्टिकल लेना है। चाहे सप्लाई ले रहे हो चाहे डिमांड ले रहे हो बेटे, दोनों ही केसेस में इन इलास्टिक ऐसे ही बनता है, और वहां पे बस आपको एस लिखना है, यहाँ पे डी लिखना है। ठीक है, तो दोनों ही केसेस में हमने क्या कर दिया, इन इलास्टिक डिमांड शो कर दी, और एक हमने लाइन ड्रॉ करी है एस की, जो कि ई पॉइंट पे मीट करती है। अब केस क्या है कि अगर इंक्रीज इन सप्लाई है तो हम थोड़ा आगे की तरफ फॉरवर्ड कर देंगे। मैं पहले भी समझा चुकी हूँ, बच्चे सोचते हैं कि नीचे की तरफ गिर रही है तो इसमें इट मीन्स क्या हो गया कि हमारी सप्लाई गिर गई है, नीचे हो गई। नीचे का मतलब नहीं है, आपने इसके राइट साइड में जब भी ड्रॉ करते हो तो वो होता है इंक्रीज इन सप्लाई, इसके लेफ्ट साइड में जब भी करते हो तो वो होता है डिक्रीज इन सप्लाई। इस चीज को आपने नोटिस करना है। तो जैसे ही सप्लाई हमारी गिरती है, अभी हमने आपको बताया था कि सप्लाई का प्राइस के साथ रिलेशन कैसा है। मैं फिर से बोल रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ लाइन को, प्राइस का सप्लाई के साथ रिलेशन नहीं कह रहे हैं। सप्लाई चेंज हुई है और सप्लाई बदलने से प्राइस के ऊपर क्या फर्क पड़ता है। सप्लाई यहाँ पे बढ़ गई क्योंकि ये आगे की तरह राइट शिफ्ट है तो बढ़ी है, इंक्रीज इन सप्लाई हुई, साथ ही साथ प्राइसेस क्या हो गए हमारे, डिक्रीज। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हुआ, नेगेटिव, जैसे कि अभी मैंने नोट्स में लिख के दिखाया। सिमिलर सप्लाई हमारी डिक्रीज हुई, साथ ही हमारी क्या होगी, प्राइसेस बढ़ गई। ये क्यों पॉसिबल हुआ, क्योंकि आपको ये चेक करना है कि सप्लाई पहले इफेक्ट कर रही है मार्केट में या प्राइस। तो उसी अकॉर्डिंगली डायग्राम के ऊपर इस तरह की बात दिखते हैं। ठीक है, सो बेटे आज का टॉपिक आपको यहाँ तक खत्म करना है। बेटे इसको अच्छे से आपको समझना है, अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटे।